हेलो गाइस। कल हमने मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि तथा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में जाना था। साथियों, आज हम जो मूल अधिकार है उनके बारे में जानेंगे। साथियों, पहला हमारा मूल अधिकार समानता का अधिकार है, जो जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। और फिर हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से 23 और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये इतने अधिकार है, इनके बारे में हमें जानना है। तो साथियों, हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। इनके बारे में हम जानेंगे। साथियों, अनुच्छेद 14 में ये दिया गया है कि विधि के समक्ष समता या विधियों को समान संरक्षण। साथियों, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी अभी हम विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इनके बारे में जानेंगे। साथियों, हमारा पहला है विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, और विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका मूल का विचार है। साथियों, विधि के समक्ष समता का विचार ये ब्रिटिश मूल का है। इसमें साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार, यानी जैसा कानून होगा उसके हिसाब से समान व्यवहार किया जाएगा सबके साथ। जैसे कोई दो व्यक्ति है जिसने दोनों ने समान अपराध किया है, तो दोनों को किसी के साथ न भेदभाव किए हुए दोनों को समान सजा मिलेगी। इसमें अमीर गरीब ऊंचा नीचा विधि के ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर विधि ही है, यानी कानून। कानून ही सर्वोपरि है। साथियों, हमारा सेकंड है विधियों के समान संरक्षण। ये अमेरिका मूल का विचार है। इसमें समान विधि, व्यक्तियों के लिए समान नियम और बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। साथियों, हमारे भारत में राष्ट्रपति और एक साधारण व्यक्ति के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद भी है। हमारा पहला अपवाद है अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या निर्णय के प्रति न्यायालय में जवाबदार नहीं होंगे, और उनके कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई दंडित कार्रवाई नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी या कारावास कुछ नहीं किया जाएगा। यदि उन पर मुकदमा चलाना है तो उन्हें 2 महीने पहले सूचित करना पड़ेगा, फिर 2 महीने सूचित करने के बाद उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। साथियों, हमारा सेकंड अपवाद है संसद में या किसी समिति, संसद की कोई भी समिति है, इसमें किसी सदस्य द्वारा कई की बात या मत पर के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी कोई संसद में सांसद है या कोई संसद का सदस्य है या समिति का सदस्य, जो संसद में समिति बनती है उनके सदस्य है, यदि उनके द्वारा कोई की गई बात या मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये अनुच्छेद 105 में दिया हुआ है। और इसी तरह राज्य विधान मंडल पर भी ये बात लागू होती है। ये बात अनुच्छेद 194 में की गई है। तो हमारा पहला अपवाद राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध हो गया, और सेकंड संसद के सदस्य और उनकी समिति, और थर्ड विधानमंडल के सदस्य और उनकी समिति। साथियों, हमारा अगला अपवाद है अनुच्छेद 31 ग के तहत यदि कोई राज्य विधानमंडल नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कोई नियम बनाता है जिसमें अनुच्छेद 39 क और ख की उपधारा का समावेश हो। साथियों, ये क और ख उपधारा क्या है? ये साथियों नीति निर्देशक तत्व के 39 अनुच्छेद 39 में 2 बातें की गई है। उस पर यदि कोई राज्य विधानमंडल कानून बनाता है तो ये 14 का अपवाद, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। साथियों, 39 क और ख में क्या दिया हुआ है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। साथियों, 39 क में दिया हुआ है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, और ख में दिया हुआ है सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। इसके लिए राज्य विधानमंडल कानून नियम विधियां बना सकती है, उस पर इसके न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके विरुद्ध यदि इसके संबंध में कोई राज्य विधानमंडल कानून बनाती है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता। साथियों, हमारा अगला अनुच्छेद है 15
जिसमें दिया हुआ है राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। साथियों, इसमें दो शब्द मैंने पर बहुत जोर दिया, एक तो केवल और एक विभेद। सिर्फ ये इन शब्दों पर कोई विभेद नहीं होगा, यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव या विभेद नहीं होगा। साथियों, ये अनुच्छेद 15 में जितने शब्द दिए हुए उन्हीं के आधार पर विभेद नहीं होगा, अन्य शब्दों के आधार पर या अन्य कुछ चीज के आधार पर विभेद हो सकता है। साथियों, इसमें भी इस अनुच्छेद के भी कोई अपवाद है, उनके बारे में हम जानेंगे। साथियों, इसमें राज्य विधानमंडल या सरकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, जैसे स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए और निःशुल्क शिक्षा आरटीई के तहत, और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति व जनजाति के विशेष उपबंध कर सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और या छूट या नियम या फिर सीटों का आरक्षण, सीटें आरक्षित कर सकता है। उसी तरह हमारे संविधान संशोधन एक हुआ 93 2005 में, उसके द्वारा एक शामिल किया गया कि महाविद्यालयों में सीटों के लिए आरक्षण को लागू करवाया जाए, और इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान एक्ट 2006 में लागू किया गया, जिसमें पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27 सीटें आरक्षित की गई। ये इसका अपवाद है। लेकिन यदि ये 27 सीटें आरक्षित है उन पिछड़े वर्गों को दी जाएगी, तो इनके लिए भी एक नियम बनाया गया है कि इसमें जो छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर में कौन आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई फर्स्ट या सेकंड सेवा के अधिकारी हैं, या फिर जो सेना में कर्नल हैं, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, या जिसकी 2013 के तहत में पहले तो 4.4 लाख था और फिर 2013 में बढ़ाकर जिसकी आय 6 लाख है, उन पर ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, उन्हें ये इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसका वर्तमान में भी एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता था उन पर ये समस्या चल रही है कि क्रीमी लेयर में जो आते हैं उन्हें लाभ मिले या नहीं मिले, ये पदोन्नति में चल रहा है। साथियों, आज हमने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के बारे में जाना, जिसमें दो समता के अधिकार थे, उनके बारे में जाना। कल हम अनुच्छेद 16, 17 और 18 के बारे में जानेंगे। फिर हमारा समानता का अधिकार पूरा होगा और फिर हम स्वतंत्रता का अधिकार लेंगे, और फिर आगे ये जाके हम 32 तक मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे।